यस बेटा, आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार पढ़े। कल हमने पढ़ लिया था कि जहां अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि की जाए, काव्य में, है ना, कि अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में जहां वृद्धि हो, कि जो शब्द है वो शब्द नहीं, उनसे जो अर्थ निकलता है वो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, वो अर्थालंकार होते हैं। इसमें हमने एक बात ये पढ़ी थी बेटा कि अर्थालंकार में हम शब्दों के पर्यायवाची भी अगर रख दे तो क्योंकि हमारा सौंदर्य काव्य का अर्थ से बढ़ रहा है, तो पर्यायवाची रखने से भी शब्दों उस अलंकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आज हम इसके अर्थालंकार के प्रकार पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा उपमा अलंकार। ठीक है, पहला है हमारा उपमा अलंकार। ओके, उपमा अलंकार में बेटा उपमा का अर्थ होता है तुलना अथवा समानता। समानता मतलब कि दो वस्तुओं में, दो प्राणियों में समानता जहां पर नजर आती है तो वहां एक को दूसरे की उपमा दे दी जाती है, वो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब उपमा अलंकार में हमें दो शब्द देखने को मिलेंगे, एक होगा उपमेय और दूसरा होगा बेटा उपमा। उपमेय और उपमा। ठीक है, उपमेय वे शब्द होते हैं जिनकी उपमा दी जाती है। उपमेय वे शब्द होते हैं जिनकी उपमा दी जाती है और उपमान वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा उपमा दी जाती है। ठीक है, उपमेय जिनकी उपमा दी जाती है और उपमान जिनको उपमा दी जाती है। ओके, उसके बाद उपमेय जिनकी उपमा दी जाती है, उपमान जिनको उपमा दी जाती है, एक तो जिनकी दी जाती है, जिनको दी जाती है। उसके बाद एक होता है वाचक शब्द और एक होता है साधारण दर्भ। ठीक है, उपमा अलंकार के चार अंग है बेटा। उपमा अलंकार के चार अंग है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण दर्भ। उपमेय जिनकी उपमा दी जाती है, उपमान जिसको उपमा दी जाती है, वाचक शब्द वे शब्द बेटा जो उपमा देने का कार्य करते हैं। जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा में जो सा है बेटा वो वाचक शब्द है। ठीक है, और साधारण दर्भ कि दोनों में जो समानता, जिस मतलब कोई एक ऐसी समानता जिसके कारण वो उपमा दी जा रही है, वो साधारण दर्भ। जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद उपमेय हुआ, चेहरा उपमान हुआ, सा वाचक शब्द हुआ और रोशन साधारण दर्भ। ठीक है, अब क्योंकि ये चार अंग होते हैं, इस आधार पर उपमा अलंकार को दो प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें एक होता है लुप्तोपमा, एक होता है पूर्णोपमा। इन चारों में से कोई एक भी अंग अगर नहीं है उपमा अलंकार में तो वो लुप्तोपमा। कि बहुत बार ऐसा होता है कि उपमा तो दी जाती है लेकिन उसमें समानता क्या है ये नहीं बताया जाता, या समानता बता दी जाती है लेकिन वाचक शब्द नहीं होता, वहां लुप्तोपमा, लुप्त है, मतलब कोई एक चीज उसमें लुप्त है। और जहां पर ये चारों जो अंग है उपमा अलंकार के वो उपस्थित है तो वो कहलाता है पूर्णोपमा। कि उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है और वाचक शब्द भी है, वो कहलाता है पूर्णोपमा। एक उसी में कड़ी में एक और आता है बेटा मालोपमा, जहां एक से अधिक बार उपमा प्रदान की जाती है वहां मालोपमा होता है। ठीक है, यहां तक नहीं, आपको सिर्फ उपमा अलंकार उसकी ये चार अंग आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देखो, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल
कमल से, हरिपद कोमल कमल। ठीक है, ये हमारे उपमा अलंकार का उदाहरण है बेटा। इस काव्य पंक्ति में भगवान के पैरों को, हरि मतलब भगवान है, भगवान के पैरों को कमल के समान बताया गया है। ठीक है, अर्थात हरि के चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो यहाँ पर हरिपद, ठीक है, जो भगवान के पैर हैं वो है उपमान, कोमल साधारण धर्म है, से वाचक शब्द है, और कमल है हमारा उपमेय। ठीक है, अब और उदाहरण देखो। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। ठीक है, उदाहरण सुनो वापिस से। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। इस काव्यांश में नीरद, ठीक है, नीरद सी, नीरद मतलब बादल बेटा, है ना, पानी देने वाला। नीरद उपमान है, श्याम शरीर उपमेय है, सी वाचक शब्द है, तथा कल समान धर्म को बताने वाला या साधारण धर्म समानता वाचक शब्द। ठीक है बेटा, इसके उदाहरणों में आपकी किताब का एक उदाहरण है, स्वान रूप संसार है भूकन दे जगमारी। इस संसार की तुलना स्वान यानी कुत्ते से की गई है ना, कि जो बिना वजह भूखता रहता है। इसमें स्थान जो स्वान है वो उपमान है, संसार उपमेय है, तथा दोनों में बिना वजह भोगने का साधारण धर्म बताया गया है। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा उपमा अलंकार, जिसमें दो वस्तुओं में या किसी एक वस्तु को दूसरे के समान पाया जाता है, जिसमें समान गुण पाया जाता है, तो उसे उसकी तुलना उपमा दे दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ये चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है, और ये हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। ये उसके बाद और उदाहरण, और हमारा सेकंड अलंकार होगा बेटा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार होता है बेटा कि रूपक का अर्थ होता है एकता। जब वस्तुओं के बीच भिन्नता, मतलब दोनों के बीच में जब डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए, दो वस्तुओं में जब अंतर करना मुश्किल हो जाए या समानता बहुत अधिक हो, तो उसे उसकी उपमा दे दी जाकर वही बता दिया जाता। ठीक है, एक तो मैं कहूं कि तुम्हारा चेहरा चांद सा है, और एक मैं कहूं तुम्हारा चेहरा चांद है। चांद सा में तो कि चांद की कोई एक क्वालिटी है जो आपके चेहरे में भी, लेकिन चांद ही है, मतलब इतना अधिक सुंदर है जितना सुंदर चांद है। तो एक तो चांद के समान बताना, एक चांद ही कह देना। तो समान बताना उपमा अलंकार है, और चांद ही कह देना बेटा रूपक अलंकार। ओके, कि जब दो वस्तुओं में भिन्नता दर्शाना मुश्किल हो या सादृश्यता बहुत अधिक हो, तो एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु बता दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, यह एक अर्थालंकार है जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर दिया जाता है। प्रस्तुत, मैंने कहा ना, आप तुम्हारा चेहरा चांद है, तो चेहरा तो यहाँ पर प्रस्तुत है, लेकिन जो अप्रस्तुत है चांद, वो सामने नहीं है। तो जो प्रस्तुत है उसमें अप्रस्तुत का आरोपण बता दिया जाता है। ठीक है, वो रूपक अलंकार है। अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। अभेद मतलब दोनों में कोई भेद नहीं, उस स्थिति को स्पष्ट किया जाता है जहां उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान होते हैं, लेकिन उनमें कोई भेद नहीं होता है, दोनों को समान बता दिया जाता है। ठीक है, कि उपमेय और उपमान का एक दूसरे पर आरोपण कर दिया जाता है, वो क्या है बेटा रूपक अलंकार। ठीक है, इसका उदाहरण देखो आप,
हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज धुलीचा डाल। अब हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अब ज्ञान को हाथी के समान नहीं बताया गया है ना, ज्ञान को हस्ती चढ़िए ज्ञान को, तो यहाँ पर ज्ञान में हस्ती का आरोपण है, ज्ञान को हाथी बता दिया गया, इतना महान बड़ा। ये तो यो बताते कि हाथी सा नहीं, हस्ती चढ़िए कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़े, तो ज्ञान को हाथी कह ही दिया गया है, तो वो क्या है बेटा, रूपक अलंकार। ठीक है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। इस काव्य में भव सागर यानी संसार रूपी सागर को सांसारिक दुखों का आरोपण है ना, कि जो हमारा संसार है उसी को भव सागर, जो अपन परलोक में जाने के लिए जिस सागर की कल्पना करते हैं, तो इस संसार को वही बता दिया गया है, वही भव सागर। ठीक है। और उदाहरण देखो, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा गट उषा नागरी। इस काव्यांश में अंबर में पनघट, तारा में गट तथा उषा में नागरी की अभिन्नता, कि जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट, तो अंबर को क्या कह दिया गया है, पनघट, कि अंबर रूपी पनघट जो है, जहां पानी होता है, उस पनघट में जो उषा नागरी है, जो सुबह रूपी जो स्त्री है, वो अपना गड़ा डुबो रही। ओके, तो ये है बेटा रूपक अलंकार, कि जहां पर उपमेय और उपमान में भेद करना मुश्किल हो, दोनों में सादृश्यता बहुत अधिक हो, और वस्तुओं में समानता होने पर एक को दूसरा के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, अर्थालंकार में हमारा तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में बेटा, उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। ठीक है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। रूपक और उपमा में तो बता दिया जाता है ना, उपमा में उपमा दी जाती है, रूपक में बता दिया जाता है, लेकिन उत्प्रेक्षा में संभावनाएं व्यक्त की जाती है। इसमें कवि हमें कहता है कि तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा मानो, तुम ऐसा जानो, कि जहां पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा भी एक अर्थालंकार है। यह विलक्षण कल्पना के रूप में काव्य को विशिष्टता प्रदान करता है। अर्थ को चमत्कार पूर्ण तथा आकर्षक बनाने के लिए उत्प्रेक्षा का प्रयोग काव्यों में किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जनु, मनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कि जो कविता की पंक्तियां होंगी उसमें मानो, जानो, जनु, मनु इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे उपमा में है ना, सा, सी, से, इस तरह का प्रयोग, वैसे इसमें भी उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जना, है ना, मानो, तुम कल्पना करो। ठीक है। और उदाहरण है, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। ठीक है, इसमें झटका खाना, इसमें मानो ऐसा लगा कि जैसे मानो उसने झटका खाया। ओके। यस बेटा। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। इस काव्यांश में कास के फूल में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की संभावना प्रस्तुत की गई है। कास का फूल प्रस्तुत तथा वर्षा ऋतु अप्रस्तुत, है ना। वर्षा, कास का फूल तो सामने है, लेकिन वर्षा ऋतु का बुढ़ापा ये प्रस्तुत चीज नहीं है, ये एक काल्पनिक चीज है ना। तो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा अप्रस्तुत के रूप में,
तो जो प्रस्तुत है उसमें अप्रस्तुत की संभावना जहां प्रकट की गई है वहां पर क्या होता है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ और उदाहरण देखो बेटा, जैसे मृदुल मलय वायु मानो तुझे चंदन चारू चढ़ा रही, हे मातृभूमि किसका न तू सात्विक भाव बढ़ा रही। यहाँ में मलय वायु उपमेय है और चंदन की गंध, मतलब जो मलय वायु है, मलय पर्वत से जो वायु आती है उसमें चंदन की खुशबू की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा और उत्प्रेक्षा में क्या अंतर है बेटा, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की जाती है कि अगर चांद सा रोशन चेहरा है तो वो है ना, जैसे मुख चंद्रमा के समान है और चरण कमल के समान है। इन वाक्यों में मुख तथा चंद्रमा, चरण तथा कमल में समानता व्यक्त की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की संभावना व्यक्त की जाती है। मुख मानो चंद्रमा है, चरण मानो कमल है। ठीक है, तो इसमें मुख तथा चरण में क्रमशः कमल और चंद्रमा और कमल की संभावना व्यक्त की गई है। चंद्रमा को, मुख को चंद्रमा कहा नहीं गया है, मुख को चंद्रमा के जैसा नहीं बताया गया है, मुख के चंद्रमा होने की संभावना व्यक्त की गई है। मुख मानो चंद्रमा। ठीक है, तो जहां मानो जाने संभावना व्यक्त की जाए वहां उपमा है, और जहां कह दिया जाए उसके समान बताया जाए वहां उपमा है। और मुख चंद्रमा है वो रूपक है, मुख चंद्रमा सा है उपमा है, मुख चंद्रमा है रूपक है, और मुख मानो चंद्रमा है वो क्या है बेटा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो उपमा व रूपक में भी यही अंतर है कि उपमा में उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त की जाती है और रूपक में उपमेय और उपमान में अभिन्नता बताई जाती है, दोनों को एक ही बताया जाता है, चंद्रमा सा नहीं है, मुख चंद्रमा। ठीक, उसके बाद हमारा इसका अगला प्रकार होता है बेटा अतिशयोक्ति। इसका हमारा चौथा प्रकार है बेटा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, कि बात इतनी अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाए कि उस पर सहज विश्वास करना संभव ना हो, और लोक सीमा की मतलब जो हमारे हाथ में जो बात है, जो सामान्य रूप से संसार में होती आई है, उससे कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर कोई बात यदि काव्य की पंक्तियों में की जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, कि अभी तो हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी और पूरी लंका जल गई। ठीक है, उन्होंने जो आग लगाई उसकी भयावहता बतानी थी, उसका बहुत बड़ा चढ़ा जो रूप है वो बताना था, लेकिन इतना अधिक बढ़ा दिया गया उस रूप को बताते बताते कि पूंछ में आग नहीं लगी लेकिन पहले लंका जल गई। ऐसे इसका एक और उदाहरण है बेटा कि आगे नाला पड़ा अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर चेतक की जो स्वामी भक्ति है और चेतक की जो तीव्रता है उसके बारे में बताना था, तो कि राणा ने तो सिर्फ ये सोचा नाला कैसे पार होगा, तब तक चेतक उधर पहुंच गया। तो ये जब बातों को बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसी में एक और अलंकार है बेटा वक्रोक्ति अलंकार, कि बातों को घुमा घुमा कर कहा जाए, कि बात को सीधी ना कह के अगर किसी को टेढ़ा, एक तो कि तुम गधे हो तो अगले को लगेगा कि मुझे गधा बोला, लेकिन अगर उसे कि गधा एक मूर्ख प्राणी होता है और मैं अपने आसपास कुछ लोगों को देखता हूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम भी है ना,
तो वहां क्या बंदे को एकदम नहीं लगेगा कि इसने मुझे गधा बोला। वो जो चीज है कि बातों को घुमा घुमा कर जहां पर अर्थ रखा जाए, घुमाकर बात कही जाए, वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है नहीं विकास, नहीं मधुर मधुर, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवा। रानी, राजा जो होता है वो अपनी रानी के आसपास ही रहता है, रानी से बंधा हुआ रहता है, जबकि उसकी उम्र हो चुकी होती है। तब वो कहता है कि ना तो विकास है, ना यहाँ फूल है, ना मधु है, लेकिन फिर भी भंवरा उसी से कली से बंधा हुआ है, तो विकास होगा तब क्या होगा, या यहाँ पर विकास कैसे हो। तो बातों को घुमा कर कहना वक्रोक्ति अलंकार है, जो जस्ट फॉर नॉलेज है, आपके उसमें नहीं। ठीक। अब हमारा इसका 5वां अलंकार है बेटा मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में बेटा है जहां जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है या जो नेचुरल थिंग्स होती है ना, उसको मनुष्यों के समान व्यवहार करते हुए बताया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। आ रही रवि की सवारी, मतलब सूर्य की सवारी आ रही है, सूरज तो उदय ही होता है, लेकिन उसको उसके वर्णन को बहुत अच्छा बताने के लिए बोला जा रहा है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक दी। ठीक है, कि सूर्य की सवारी आ रही है जिसमें नव किरण का, जो किरणों का है, रथ सजा हुआ है, कली कुसुम से पथ सजा है, कलियों और फूलों से उसका रास्ता सजा हुआ है, और बादल जो अनुचर मतलब उसके सेवक है सूर्य के, कि बादलों से अनुचरों ने, कि बादल रूपी अनुचरों ने सोने के वस्त्र पहने हुए। जो बादल होते हैं वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं ना सूर्य के उदय होते समय, तो कि ऐसा लग रहा है कि बादलों ने जो अनुचर है सोने के वस्त्र धारण कर रखे हैं, क्योंकि जब जड़ वस्तुओं को मनुष्यों की भांति व्यवहार करना बताया जाए, वहां पर बेटा मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। और है हे कुरुक्षेत्र अब जाग जा। कुरुक्षेत्र जहां पर युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, उसको संबोधित करते हुए कहा गया है, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुपम अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। है ना, कि उससे कल्पना की, उसको कहा जा रहा है कि तुम जागो। ठीक। अब उसके बाद दुलरा देना बहला दे, यह तेरा शिशु जग है उदास। तो कि जो जग को है उसको शिशु के समान उदास बताया गया, तो जग है ना, उसको मनुष्य की तरह उदास वाला जो व्यवहार करना बताया गया। तो जहां पर जड़ वस्तुओं को मनुष्यों की भांति व्यवहार करना बताया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे अर्थ के आधार पर 5 अलंकार थे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानव। जिन अलंकारों में अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाए वो अर्थ अलंकार होती है। ठीक है बेटा, ओके।